कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में। एक खतरनाक हथियारों का सौदागर एनाटोल अपने प्राइवेट जेट में बाल्कन की पहाड़ियों के ऊपर उड़ रहा होता है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन तभी प्लेन के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजती है। जैसे ही एनाटोल पीछे मुड़ता है, उसका असिस्टेंट एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। दीवार फट जाती है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। घबराया एनाटोल दौड़कर पायलट के पास पहुंचता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी इंजन में आग लग जाती है। गुस्से में पायलट चिल्लाता है, मैंने पहले ही कहा था आज उड़ान मत भरो। एनाटोल को यह बर्दाश्त नहीं होता। वो बिना सोचे पायलट की सीट ही बाहर फेंक देता है और खुद कंट्रोल संभाल लेता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। प्लेन जाकर एक मक्का के खेत में क्रैश हो जाता है। अगली सुबह न्यूज में ब्रेकिंग हेडलाइन चलती है, एनाटोल की मौत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं से नया मोड़ लेती है। एनाटोल की आत्मा एक रहस्यमयी जगह पहुंचती है, जहां उसकी दादी मौजूद होती हैं, मगर वो उसे पहचानती नहीं। एक दिव्य अदालत यह तय कर रही होती है कि उसे स्वर्ग मिलना चाहिए या नहीं। तभी अचानक एनाटोल की आंखें फिर से खुल जाती हैं। वो अब भी जिंदा होता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी। रेंगते हुए वो खेत से बाहर आता है और वहां पहुंचता है जहां एक रिपोर्टर प्लेन क्रैश के पायलट का इंटरव्यू ले रहा होता है। पूरा देश तब हैरान रह जाता है जब एनाटोल कैमरे के सामने जिंदा दिखाई देता है। अगले ही दिन सारे अखबारों की हेडलाइन बदल जाती है, एनाटोल जिंदा है। अब वो अपने शानदार मेंशन में भर्ती होता है, जहां एक मेडिकल टीम उसकी देखभाल कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लीडर है एक्सकैलिबर, एनाटोल को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है। उन पर कई आरोप हैं, टैक्स चोरी, रिश्वत और अवैध कारोबार। कुछ हफ्तों बाद जब एनाटोल थोड़ा ठीक होता है, तो वो अपनी इकलौती बेटी लीजल से मिलने जाता है, जो अब एक नन बन चुकी है। 6 साल बाद दोनों आमने सामने होते हैं। एनाटोल एक चौंकाने वाला ऐलान करता है, वो अपनी पूरी दौलत लीजल को देने वाला है। उसके 9 बेटे भी हैं, लेकिन वो हमेशा उन्हें अनदेखा करता आया है। ये बेटे अनाथ थे, जिन्हें एनाटोल ने गोद लिया था, और अब वो बालकनी से ये सीन देख रहे होते हैं। लीजल को पिता की इन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन एनाटोल गंभीरता से कहता है, अगर मेरे दुश्मनों ने मुझे मार दिया तो सिर्फ तुम ही मेरा बदला लेना। इसके बाद वो उसे कुछ रहस्यमयी बॉक्स दिखाता है, जिनमें छुपा होता है इस कहानी का असली राज। अब एनाटोल अपनी बेटी लीजल को वो खास बॉक्स दिखाता है, जिसमें छिपा है उसका सबसे बड़ा सपना, द फिनिशिंग स्कीम। वो समझाना शुरू ही करता है कि लीजल उसे बीच में रोक देती है। वो अपनी माँ के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने सुना था कि एनाटोल ने ही अपनी बीवी को मार डाला था। यहाँ तक कि उसकी हर पत्नी की मौत भी रहस्यमयी रही है। एनाटोल इन सब बातों से साफ इनकार करता है। वो कहता है, मैंने कभी किसी को नहीं मारा और तुम्हारी माँ मुझे बहुत प्यारी थी। लेकिन जब लीजल पूछती है कि जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तब उसे कॉन्वेंट में क्यों छोड़ दिया, तो एनाटोल चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। फिर वो एक एक करके बॉक्स खोलना शुरू करता है और बताता है कि इसमें डैम, सुरंगें, नहरें और मजदूरों की फौज जैसे प्लान हैं। साथ ही जहाजरानी, खनन, रेलवे और ब्लैक मार्केट के बड़े लोगों से हुए समझौते भी शामिल हैं। असल में एनाटोल का मकसद है फिनेशिया की बाकी सभी कंपनियों को धीरे धीरे अपने काबू में लेना, और इसके लिए वो हजारों लोगों से गुलामों जैसी मेहनत करवाना चाहता है। तभी अचानक एक बच्चा आग से भरा तीर चलाता है, जो सीधे एक बॉक्स पर जा गिरता है। नौकर तुरंत आग बुझा देता है। एनाटोल गुस्से में उठ जाता है और अपने बिगड़ैल बेटों को संभालने चला जाता है। उसी समय लीजल देखती है कि एनाटोल का नया असिस्टेंट ब्योर्न मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजरता है। कुछ तो छुपा है उसकी मुस्कान में। कुछ देर बाद एनाटोल वापस आता है। लीजल आखिरी बंद बॉक्स की ओर इशारा करके पूछती है, इसमें क्या है? एनाटोल मुस्कुराता है और कहता है, इसे हम बाद में खोलेंगे, ये है द गैप। अब एनाटोल चाहता है कि लीजल चर्च छोड़ दे और उसके इस मिशन में उसका साथ दे, लेकिन लीजल अब भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही। फिर लंच के दौरान एनाटोल ब्योर्न को एक झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट करता है, ये जानने के लिए कि कहीं वो कोई जासूस तो नहीं। अगले कुछ दिन लीजल उन बॉक्सों में छिपी फाइलों को पढ़ती है और समझती है कि ये योजना कितनी खतरनाक और गलत है। अब वो सोचती है, क्या इस दौलत को सही दिशा में लगाकर लोगों की भलाई की जा सकती है? उसी दौरान ब्योर्न बच्चों को पढ़ाता है और लीजल महसूस करती है कि इन बच्चों ने कभी सच्चा परिवार नहीं देखा, सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। एक सुबह एनाटोल उसे एक और चौंकाने वाला सच बताता है, तुम्हारी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे मारा गया था, और मुझे शक है कि उसे मेरे सौतेले भाई नुबार ने मारा।
हालांकि एनाटोल और नूबार एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिर भी दोनों एक साथ कारोबार चलाते हैं और नूबार भी उन्हीं बॉक्सों में से एक प्लान का हिस्सा है। अब लीजल तय कर लेती है, उसे अपने चाचा नूबार के करीब जाना होगा ताकि वो सच्चाई का सबूत जुटा सके और अपनी मां के लिए इंसाफ ले सके। इसी मकसद से वो अपने पिता से एक डील साइन करती है और इस पूरे प्लान का हिस्सा बन जाती है। दूसरी तरफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सकैलिबर एक नई टेक्नोलॉजी की प्रेजेंटेशन कर रही होती है जिसका नाम है बशेबल रिवेट, जिसे बड़ी इंजीनियरिंग योजनाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एक्सकैलिबर की टीम अचानक एक सस्ते इंजीनियरिंग पुर्जे की कीमतें बढ़ा देती है जिसका नाम है रिवेट। जो रिवेट पहले एक सिक्के में 10 मिलते थे, अब उनकी कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एनाटोल की पूरी योजना खतरे में पड़ जाती है। ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद से किया गया है, एनाटोल की फिनिशियन स्कीम को फेल करने के लिए। रात के बीचों बीच एनाटोल को इस खेल की भनक लगती है। वो फौरन लीजल को उठाता है और कहता है, हमारे पास अब बहुत कम वक्त है। सिर्फ रिवेट ही नहीं, बाकी सभी निर्माण सामान की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। एनाटोल को समझ में आ जाता है ये पूरा हमला उसकी स्कीम को तबाह करने के लिए प्लान किया गया है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता है। वो दोबारा अपने पुराने बिजनेस पार्टनर्स से मिलने का फैसला करता है ताकि नई डील की जा सके। वो अपने प्राइवेट प्लेन की तैयारी कराता है और साथ ही 2 अज्ञात लोगों को हायर करता है जो जरूरत पड़ने पर जगह में आग लगा सकें ताकि बीमा का पैसा मिल सके। दूसरी तरफ एक्सकैलिबर को भी खबर लग जाती है कि एनाटोल अब फिर से एक्टिव हो चुका है। वो अपनी टीम को बताता है कि एनाटोल को पहले हुए कई हमलों से सिर पर गंभीर चोट लग चुकी है और अब उसका दिमाग भी पूरी तरह ठीक नहीं। फ्लाइट के दौरान लीजल देखती है कि प्लेन में एक अजीब सा भारी बॉक्स रखा है। जब वो पूछती है तो एनाटोल कहता है, ये हैं हैंड ग्रेनेड। लीजल हैरान रह जाती है। वो पूछती है, क्या तुमने पहले कभी इनका इस्तेमाल किया है? एनाटोल कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। इसके बाद वो ब्योर्न को फिर से एक झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट करता है और अब अपने पैसों से भरा बैग भी उसी को सौंप देता है। धीरे धीरे लीजल और ब्योर्न के बीच बातचीत शुरू होती है। ब्योर्न उससे कहता है, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम बहुत प्यारी लगती हो। लीजल थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन बात को वहीं छोड़ देती है। जैसे ही प्लेन लैंड करने वाला होता है, एनाटोल एक और बड़ा राज खोलता है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं किसी देश का नागरिक नहीं हूं और मुझे किसी इंसानी हक की जरूरत भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि लीजल कुछ और पूछे, प्लेन में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। प्लेन में बैठे बैठे एनाटोल मस्ती में कहता है, शायद फिर से कोई धमाका होने वाला है। ये सुनकर लीजल घबरा जाती है और चुपचाप प्रार्थना करने लगती है। कुछ समय बाद उनका प्लेन एक पहाड़ी इलाके में लैंड करता है जहां एक बड़ी सुरंग का निर्माण चल रहा होता है। एनाटोल लीजल को वहां ले जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। इन सालों में मेरे लोग हमेशा तुम्हारी जिंदगी पर नजर रखते आए हैं। इतनी ही देर में ऊंटों पर सवार कुछ लोग आते हैं जो बाहर से तो आम लोग लगते हैं लेकिन असल में हत्यारे होते हैं। एनाटोल तुरंत अपने ड्राइवर से कहता है, कार से ग्रेनेड लेकर आओ। लीजल भी सतर्क हो जाती है और अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाल लेती है, लेकिन तभी जैसे ही ड्राइवर वापस आता है उसे गोली लग जाती है। सिचुएशन और भी तनावपूर्ण हो जाती है। तभी एक शाही आदमी, राजकुमार फारूक, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आता है और बिना देरी किए गोलियों की बौछार करवा देता है। हमलावर भाग जाते हैं। फारूक लीजल की बहादुरी देखकर मुस्कुराता है और कहता है, काश तुम नन ना होती। वो उसे एक शानदार चमचमाता चाकू तोहफे में देता है। जवाब में एनाटोल फारूक को एक हैंड ग्रेनेड गिफ्ट करता है, मानो उनके बीच दोस्ती का अनोखा तरीका हो। इसके बाद सभी लोग उस अधूरी बनी हुई सुरंग के अंदर जाते हैं। सुरंग के अंदर जमीन हिल रही होती है, चारों तरफ कंपन महसूस होता है। लीजल डर जाती है और कहती है, मुझे ये जगह अब भी सुरक्षित नहीं लग रही। एनाटोल उसे चुप रहने को कहता है। फारूक और ब्योर्न दोनों एक साथ उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन लीजल किसी का हाथ पकड़ने से मना कर देती है। सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंचते ही एनाटोल और उसकी टीम को वहां मजदूरों का एक ग्रुप और 2 अमीर फाइनेंसर भाई, लीलैंड और रीगन, मिलते हैं। दोनों भाई गुस्से में हैं क्योंकि एनाटोल ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में छेड़छाड़ कर दी है, जिससे उन्हें अब पहले से ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। काफी बहस के बाद भी कोई हल नहीं निकलता, तो एनाटोल एक अजीब प्रस्ताव रखता है, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। अगर हम जीते तो मेरी शर्तें चलेंगी। दूसरी तरफ से खेलेंगे वो दोनों भाई और एनाटोल की टीम में होगा फारूक, जिसे बास्केटबॉल का बी भी नहीं आता। गेम शुरू होने से पहले ब्योर्न लीजल को पहली बार शराब पीने के लिए मना लेता है
और मौका पाकर उसके साथ फ्लर्ट करना भी जारी रखता है। वहीं फारूक को दोनों भाई उलझाते हैं, ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो अपने ज्यादातर शॉट्स मिस कर देता है। एनाटोल को लगने लगता है कि अब हार पक्की है। वो लीजल को बुलाता है और पहली बार उसके जन्म की सच्चाई बताता है, कैसे वो खुद उसकी नाल काटने के वक्त वहां था। वो पछताता है कि उसने उसे कॉन्वेंट भेज दिया, जहां उसे धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश कर दिया गया। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि लीजल को अपने बाकी बेटों से दूर रखे। वो ये भी बताता है कि लीजल का नाम उसकी दादी के नाम पर रखा गया है और वो अकेली ऐसी संतान थी जिसे वो सच में पालना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने मौका नहीं दिया। अब एनाटोल भाइयों को एक आखिरी शर्त देता है। अगर फारूक ये आखिरी शॉट मार देता है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही चलेगा, लेकिन तुम्हें 10% गैप कवर करना होगा, और अगर वो चूक गया तो मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। लीजल फारूक के लिए दुआ करती है और फारूक चमत्कार कर देता है। शॉट अंदर चला जाता है। एनाटोल की जीत हो जाती है। बाद में एनाटोल को फिर एक अजीब विजन आता है, जैसे वो परलोक में है और अपने तीनों मरी हुई पत्नियों के पास एक मरे हुए हिरण की लाश लेकर गया है। जैसे ही वो हिरण को काटता है, उसमें से सिक्के गिरने लगते हैं। तभी उनमें से एक औरत कहती है, लीजल तुम्हारी बेटी नहीं है। अचानक एनाटोल की आंख खुलती है। वो अपने प्लेन में होता है। वो लीजल से कहता है, तुम्हारी आंखें मेरी जैसी हैं। लीजल एक पुरानी फोटो उठाती है जिसमें उसके चाचा की आंखें भी वैसी ही हैं। वो चौंक जाती है। तभी फोन आता है। कॉल है बॉब का, जो प्रोजेक्ट का एक बिजनेस पार्टनर है। एनाटोल उससे कहता है, भाइयों ने पूरी गैप की जिम्मेदारी ले ली है। लीजल सुनते ही डांटती है, झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन एनाटोल जवाब देता है, अरे ये तो बस प्लानिंग है। इसी बीच ब्योर्न को प्लेन में एक टाइम बम मिलता है जो 18 मिनट में फटने वाला है। लेकिन एनाटोल हंसते हुए कहता है, घबराओ मत, हम तो 10 मिनट में लैंड कर जाएंगे। रात को पूरा ग्रुप बॉब के क्लब पहुंचता है। वहां एनाटोल उसे एक हैंड ग्रेनेड गिफ्ट करता है और लीजल को दोबारा शराब पीने का मौका मिलता है। डिनर के बीच बॉब को एक अनाम चिट्ठी मिलती है जिसमें उसे धमकी दी जाती है कि वो बाकी बची गैप की रकम खुद पूरी करे। बॉब कागज पर नजर डालता है और कहता है, ये तो एनाटोल की हैंडराइटिंग है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उसी दौरान एनाटोल कबूल कर लेता है, भाई और फारूक सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भरने को राजी हुए थे, बाकी सब मेरी चाल थी। बॉब और एनाटोल की बहस चल ही रही होती है कि तभी क्लब में अचानक एक गुरिल्ला ग्रुप घुस आता है जिसकी अगुवाई कर रहा होता है सर्जियो। ये लोग क्लब और वहां मौजूद अमीर ग्राहकों को लूटने के इरादे से आए हैं। गोलियां चलने लगती हैं और जब एक सैनिक बॉब पर निशाना साधता है तो एनाटोल बहादुरी से उसके सामने आकर खुद गोली खा लेता है। खुशकिस्मती से उसकी जेब में रखे कुछ कागजों की वजह से गोली ज्यादा अंदर नहीं जा पाती। एनाटोल बॉब से ही गोली निकलवाता है और फिर वो गोली उसे तोहफे में दे देता है। बॉब इस हरकत से इतना प्रभावित होता है कि गैप की रकम का थोड़ा हिस्सा भरने के लिए राजी हो जाता है। कुछ वक्त बाद पूरा ग्रुप एक जहाज पर सवार होता है ताकि कैप्टन मार्टी से मिल सके, जो एनाटोल की योजना का हिस्सा है। मार्टी पहले से ही गैप के बारे में जानता है और साफ कहता है, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। एनाटोल मुस्कुराकर कहता है कि वो तो बस एक औपचारिक मुलाकात के लिए आया है, और फिर हमेशा की तरह एक ग्रेनेड गिफ्ट कर देता है। लेकिन तभी एनाटोल जमीन पर गिर जाता है। खून बहने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई है। बेहोशी की हालत में उसे फिर एक सपना आता है। इस बार वो खुद को परलोक की अदालत में देखता है और सामने खड़ी है उसकी बचपन की बेटी लीजल, जो अपनी मां की मौत की उस डरावनी रात के बारे में बयान दे रही होती है। लीजल बताती है, पापा ने बस इतना कहा था कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी। एनाटोल खुद को हथकड़ियों में बंधा हुआ देखता है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि एक नाविक मार्टी की नस से खून लेकर उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। इसके बाद एनाटोल लीजल को अपनी मां के बारे में और गहरे राज बताता है। वो बताता है कि उसकी मां के कई अफेयर थे, जिनमें उसका भाई नुबार भी शामिल था। ये सब देखकर एनाटोल इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी पत्नी बनकर नुबार को एक झूठा ब्रेकअप लेटर लिख दिया, जिसमें लिखा था कि वो अब किसी और के साथ है। एनाटोल को लगता है कि यही कारण था जिसने नुबार को इस हद तक गुस्से में ला दिया कि उसने लीजल की मां को मार डाला और शायद एनाटोल को भी मारने की कोशिश की। लीजल अपने पिता से पूछती है, क्या तुम मां से प्यार करते थे? एनाटोल कहता है, नहीं, सिर्फ लगाव था। लीजल को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो अपने पिता को जोरदार थप्पड़ मार देती है। एनाटोल माफी मांगता है, लेकिन हैरान हो जाता है जब लीजल कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे वैसे ही कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद नहीं करती थी।
इसके बाद एनाटोल मार्टी को एक नया प्रस्ताव देता है, लेकिन मार्टी बिना पढ़े ही उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। बहस फिर से छिड़ जाती है। गुस्से में एनाटोल जेब से ग्रेनेड निकालकर उसका पिन खींच लेता है, लेकिन माहौल इतना अजीब हो जाता है कि सब लोग हंस पड़ते हैं। आखिरकार मार्टी भी मुस्कुराता है और गैप का थोड़ा हिस्सा भरने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एक्सकैलिबर को एनाटोल की मूवमेंट की एक और रिपोर्ट मिलती है, जिससे साबित होता है कि एनाटोल की टीम में कोई जासूस है। कुछ समय बाद एनाटोल अगली बिजनेस मीटिंग करता है, इस बार अपनी दूर की कजिन हिल्डा के साथ। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन साफ कहता है कि उसकी पूरी दौलत का वारिस लीजल ही रहेगी। हिल्डा बिना कुछ कहे अंगूठी ले लेती है। बाद में वो लीजल को बताती है कि कैसे उनके दादाओं के बीच एक बेवकूफ़ी भरी बहस ने पूरा परिवार तोड़ दिया था। एनाटोल कितनी भी मिन्नतें करे, हिल्डा गैप के पैसे देने से साफ मना कर देती है। लीजल हिल्डा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है माँ को किसने मारा, या नुबार ही मेरे असली पिता हैं? लेकिन हिल्डा सिर्फ अफवाहें जानती है, कोई पक्का जवाब नहीं देती। बाद में जब सब प्लेन में सफर कर रहे होते हैं, एनाटोल एक इमरजेंसी लेटर खोलता है और उसमें लिखा होता है कि सरकार ने सिर्फ उसे रोकने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पास कर दिया है। अब अगर वो अगली दोपहर तक नोटरी के सामने मौजूद नहीं होता तो उसे जेल जाना पड़ेगा। एनाटोल तुरंत पायलट से रूट बदलने की बात करने जाता है। उधर लीजल को ब्योर्न की उंगलियों की थाप सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि ब्योर्न मोर्स कोड में कुछ कह रहा है। तभी एनाटोल इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देता है। पता चलता है पायलट को झड़ दे दिया गया है और अब एनाटोल को खुद प्लेन उड़ाना होगा। एनाटोल पायलट की सीट इजेक्ट कर देता है, लेकिन तभी एक फाइटर जेट उनका पीछा करता है और फायरिंग शुरू कर देता है। प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और जंगल में क्रैश कर जाता है। शुक्र है कि सब लोग बच जाते हैं, लेकिन ब्योर्न का बैग फट जाता है और उसमें से गिरते हैं नकली पासवर्ड्स, जिससे साफ हो जाता है कि वो असल में एक्सकैलिबर का जासूस है। ब्योर्न अब अपने असली रूप में आ जाता है। अब वो ना कोई शर्मीला बंदा है और न ही कोई साधारण असिस्टेंट। वो साफ कह देता है कि उसे एनाटोल से कोई मतलब नहीं, वो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। एनाटोल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योर्न की ट्रेनिंग उसे आसानी से दबा देती है। एनाटोल चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी वो अचानक चीखता है। ब्योर्न और लीजल देखते हैं कि एनाटोल दलदल में फंस चुका है। वो कहता है, मुझे बचाओ मत, मैं खुद निकलूंगा। लेकिन ब्योर्न उसकी परवाह करता है और जान बचाने कूद पड़ता है। ब्योर्न अपनी कमर में बेल बांधकर दलदल में कूदता है। एनाटोल बेहोश हो जाता है और फिर से एक विजन आता है, जिसमें वो भगवान से गुलामी को जायज ठहराने की मिन्नत करता है। जब होश आता है तो पता चलता है ब्योर्न ने उसकी जान बचा ली है। एनाटोल हैरान होकर पूछता है, तुमने झूठ पकड़ने वाली मशीन को पार कैसे किया? ब्योर्न मुस्कुराता है, वो तो आसान है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तीनों जंगल में क्रैश हुए प्लेन में रात बिताते हैं और अपने अपने दुख भरे बचपन की कहानियां शेयर करते हैं। लीजल आखिरकार कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, मैं चर्च वापस जाना चाहती हूँ। तभी अचानक दरवाजा खटखटता है। बाहर होता है सर्जियो और उसकी टीम, जो उन्हें अपने प्लेन में लेकर वापस ले जाते हैं। घर लौटने पर चर्च की मदर सुपीरियर पहले से मौजूद होती हैं। वो लीजल से कहती हैं, तुम्हारी किस्मत में धार्मिक जीवन नहीं था, और उसे कॉन्वेंट से निकाल देती है। एनाटोल धन्यवाद के तौर पर चर्च की मरम्मत के लिए दान देता है। वो अपने विजन के बारे में भी बताता है और सोचता है, शायद मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि अगली जिंदगी बेहतर हो। इसके बाद एनाटोल लीजल को एक तिजोरी में लेकर जाता है, जहां उसके पिता का छोड़ा हुआ एक बॉक्स रखा है। एनाटोल को आज तक नहीं पता उसमें क्या है, और लीजल वादा करती है, मैं इसे सही वक्त पर खोलूंगी। रात के खाने पर एनाटोल बताता है कि बाकी सारे इन्वेस्टर्स डेसर्ट पैलेस होटल में एक बड़ी मीटिंग के लिए जुटने वाले हैं और वहीं द फिनीशियन स्कीम की प्रेजेंटेशन होगी। अब उसे अपनी छवि बदलनी होगी। इस नई जिंदगी की शुरुआत के लिए वो हिल्डा से शादी करता है और खुद के साथ अपने सभी बेटों को भी बपतिस्मा दिलाता है, ताकि वो सभी कैथोलिक धर्म अपना सकें। उसे उम्मीद है कि पोप भी अब उसमें निवेश करेगा। फिर वो ब्योर्न की मदद से एक्सकैलिबर तक पहुंचता है और उसके सामने कसम खाता है, अब तुम्हें मैं हर हाल में रोकूंगा। होटल में एनाटोल, लीजल, ब्योर्न और सर्जियो लिफ्ट में होते हैं। एनाटोल लिफ्ट ऑपरेटर को पहचान जाता है, वो असली में एक हत्यारा है। सभी अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वो शख्स जहर खाकर खुद को मार लेता है। ऑफिस में दाखिल होने से ठीक पहले एनाटोल लीजल से एक अजीब सा सवाल करता है, अगर तुम मेरी बेटी नहीं निकली तो क्या मैं तुम्हें गोद ले सकता हूँ? लीजल थोड़ी हैरान होती है, लेकिन मुस्कुराकर हाँ कर देती है। अब वो दोनों आमने सामने होते हैं नुबार के साथ।
जो एनाटोल का सौतेला भाई है। एनाटोल उसे हमेशा की तरह एक ग्रेनेड ऑफर करता है, लेकिन नूबार मना कर देता है और कहता है, मेरे पास पहले से एक है। बातचीत शुरू होती है और नूबार लीजल को चौंका देने वाली बात बताता है। तुम्हारी माँ का अफेयर उसके सेक्रेटरी के साथ था और शायद वही तुम्हारा असली बाप है। लेकिन साथ ही वो साफ कह देता है, मैंने उसे नहीं मारा। अब दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एनाटोल एक बार फिर झूठ पकड़ने वाली मशीन पॉलीग्राफ लगवाता है और साबित करता है कि उसने कभी भी अपनी किसी बीवी को नहीं मारा। उधर लीजल तिजोरी से मिली उस रहस्यमयी बॉक्स को खोलती है, जिसमें परिवार के कई राज छुपे होते हैं। अंदर होती हैं पुरानी तस्वीरें, खत, जहरीली गैस की कैप्सूल्स, उसके दादा की राख और एक चाबी। फिर नूबार एक और चौंकाने वाली बात कहता है, मैं इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर हो रहा हूं। होटल तो मैं सिर्फ जिज्ञासा के चलते आया था। लिफ्ट में एनाटोल लीजल और ब्योर्न को बताता है, मैं अपनी बची हुई सारी दौलत प्रोजेक्ट में डाल दूंगा और अब उन मजदूरों को तनख्वाह भी मिलेगी। लीजल को अपने पिता पर गर्व होता है। वो कहती है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस तुम बदल रहे हो, यही बहुत है। बिजनेस मीटिंग शुरू होती है और एनाटोल सबके सामने यही ऐलान करता है। कमरे में छुपे एक माइक से ये बात एक्सकैलिबर भी सुन रहा होता है। सभी इन्वेस्टर्स पेपर साइन कर देते हैं और एनाटोल उन्हें एक शानदार डायोरामा दिखाता है, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की झलक होती है। तभी एक नौकर अंदर आता है और कहता है, नुबार आपको ढूंढ रहा है। एनाटोल मीटिंग से बाहर निकल जाता है। एक अलग कमरे में नुबार उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है, अब मैं खुद ही ये काम पूरा करना चाहता हूँ। एनाटोल को लगता है कि वो शायद फिर से बिजनेस डील की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। नुबार साफ कहता है कि वही था जिसने एनाटोल की हत्या करवाने के लिए पहले हथियारों को भेजा था, और अचानक वो उसके गले पर हाथ डालकर उसे घोंटने की कोशिश करता है। जैसे ही नुबार एनाटोल का गला दबाने की कोशिश करता है, दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। आसपास जो भी चीज हाथ लगती है उससे एक दूसरे पर हमला करते हैं। एनाटोल एक बार फिर सीढ़ियों से लुढ़क जाता है। तभी नूबार झर वाली कैप्सूल उठाकर उसे मारता है, लेकिन किस्मत देखिए, वो कैप्सूल एनाटोल के माथे से टकराकर टूटती ही नहीं। एनाटोल उसे कैच करता है और तुरंत वापस नूबार की तरफ फेंक देता है, फिर दौड़कर वहां से निकल जाता है। वापस मीटिंग रूम में पहुंचते ही एनाटोल देखता है कि नूबार अब डायोरामा में लाइव आ चुका है और हाथ में ग्रेनेड लिए खड़ा है। सबको लगता है अब धमाका होगा, लेकिन एनाटोल शांत रहकर उसे कहता है, बात करो नूबार। नूबार की आंखों के सामने अपने परिवार की पुरानी यादें दौड़ने लगती हैं और एक पल में वो खुद ही ग्रेनेड का पिन खींचता है। धमाका होता है, डायोरामा भी उड़ जाता है और नूबार की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद एक आखिरी विजन आता है, जिसमें एनाटोल और लीजल अपने दादा की राख वापस उसी तिजोरी में रख रहे होते हैं, मानो अब सब कुछ खत्म नहीं बल्कि नया कुछ शुरू हो रहा हो। कुछ समय बाद एनाटोल अब एक बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहा होता है। लीजल और उसके सारे बेटे अब उसी के साथ रहते हैं और उन्हें अब वो प्यार मिल रहा है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। ब्योर्न ने अब एक्सकैलिबर की जासूसी छोड़ दी है और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। हिल्डा ने एनाटोल से तलाक लेकर एक नया शिविर शुरू किया है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही है। एनाटोल ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया है, जिसमें वेट्रेस बनकर लीजल उसकी मदद करती है। एक दिन हिल्डा वापस आती है और वो रिंग एनाटोल को लौटा देती है। ब्योर्न वही रिंग उठाता है और लीजल को प्रपोज कर देता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं, एक लंबे दिन की मेहनत के बाद एनाटोल और लीजल एक टेबल पर साथ बैठकर ताश खेल रहे हैं। लीजल मुस्कुराकर कहती है, उम्मीद है द फिनिशियन स्कीम से कम कुछ लोगों को तो सच्चा रोजगार मिलेगा।